हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि धूधर। आज हम नेक्स्ट सेशन देखने वाले हैं जो कि है हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर ही आता है। उसमें हमारे जो कोई भी प्लानिंग्स रह गए हैं वो हम देखने वाले हैं आज। तो पिछले वीडियो में हमने ये सब देखा था कि प्लानिंग के अंदर कौन कौन से मतलब जो कोई भी आपके प्रोसेस ग्रुप है तो हमने वो देखा था, इंटीग्रेशन देखा था, स्कोप मैनेजमेंट देखा था, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है ये देखा था हमने प्लानिंग के अंदर। फिर बाद में हमने क्वालिटी मैनेजमेंट देखा था। अभी हम जो है हम आज जो देखने वाले हैं वो हमारा है प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर हमारा कॉस्ट का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। ये एस्टिमेट कॉस्ट, डिटरमाइन बजट, प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, ये हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो है सपोज नेक्स्ट क्या है हमारा एस्टिमेट कॉस्ट। ठीक है, तो अब हमारा प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट हम देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे डिपेंडेंसीज आते हैं। ठीक है, तो जितने आप रिसोर्सेस यूज करोगे उतना आपका कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि सपोज आपने मतलब एक रिसोर्स का एक आपने पर रिसोर्स आप कॉस्ट फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो आपने एक रिसोर्स का कॉस्ट फाइंड आउट किया तो आप क्या करोगे, जितने आपको रिसोर्सेस लगने वाले हैं उससे आप वो मल्टीप्लाई करोगे। एक रिसोर्स का फाइंड आउट करके आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप टोटल कॉस्ट निकालोगे, मतलब जितना आपको कॉस्ट लगेगा उतना आप निकालोगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका क्या है कि इसमें बजट क्या होता है। ठीक है, तो बजट क्या है कि बजट के अंदर आपका ये एस कर्व आता है। ठीक है, इसको आप बोलते हैं एस कर्व। तो अब इसमें क्या है कि ये जो है ये टाइम वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट सम ऐसा कर्व है। ठीक है, ये टाइम वर्सेस, तो अभी इसमें क्या है कि एक्स डायरेक्शन में आपका टाइम होता है, वाई डायरेक्शन में आपका कॉन्ट्रैक्ट सम होता है। तो ये जो है ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है ये जो है एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ये जो आपका ग्राफ है ये आपका मतलब बजट एक्सपेंडिचर से कम आता है। ठीक है, मतलब इसके नीचे ये ग्राफ आता है आपका। ठीक है, अभी ये जो है आपका तो वो अंडर रन और अंडर बजट आता है। ठीक है, इस बजट एक्सपेंडिचर के नीचे एक्चुअल एक्सपेंडिचर आया तो वो अंडर बजट आता है। ठीक है, तो बाद में क्या है कि सपोज आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा आ रहा है किससे, बजट एक्सपेंडिचर से, मतलब ये जो है वो ज़्यादा आ रहा है आपका बजट एक्सपेंडिचर से, तो आप उसे बोलते हो ओवर बजट। ठीक है, तो ये आपका ओवर बजट आता है। वही डिफाइन करने के लिए हम जो एस कर्व उसे फाइंड आउट करते हैं और एस कर्व यूज करते हैं। ठीक है, एस कर्व का यूज करते हैं वो डिफाइन करने के लिए, ओवर बजट या अंडर बजट फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ता है कि पहले हमें क्या मतलब इसमें हम पूरा का पूरा फाइंड आउट करता है। अभी ये जो है हमारा ओवर बजट आता है वो नीचे, फिर बाद में ये जो है आपका अंडर बजट आता है। ठीक है, फिर बाद में क्या है आपका प्लान ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी प्लान ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी आपको ये एग्जाम्पल है। ठीक है, सपोज ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है मतलब पीएम जो आते हैं उसके अंडर आपकी टीम बनती जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सपोज ये इनके अंडर आपकी एक टीम बनी। ठीक है, तो इनके अंडर ये टीम 1, टीम 2 और ये टीम 3 आपके ऐसी ही टीम इनके अंडर आती है। तो उसमें सपोज मैंने एग्जाम्पल है, कंक्रीट कॉन्ट्रैक्टर है एक आपका सपोज। ठीक है, फिर बाद में आपका प्लम्बिंग का है तो ये आपने लिया, फिर बाद में कौन सा लिया आप, मतलब आप अलग अलग आपके इनके अंडर प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, उसके अंडर आपके टीम लीडर्स आएंगे। ठीक है, फिर आपके ये टीम मेंबर्स आएंगे, इसमें आपके लीडर्स भी हो सकते हैं इसके अंदर। फिर कौन इसमें आप क्या करोगे कि आपको फिर मतलब कौन सा टास्क किसको असाइन करना है, या आप इसमें मतलब कौन सा टास्क किसको असाइन करना है और टास्क असाइन करने के बाद कौन से रिसोर्स किसको चाहिए ये आप असाइन कर सकते हो इसमें। मतलब ये प्लान ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है पूरा, मतलब आप यहाँ पे पूरे के पूरे रिसोर्स का मैनेजमेंट करते हो। सपोज आपके टीम मेंबर्स ये जो है इनको जो आपने टास्क असाइन किया है उसी हिसाब से आपको वो रिसोर्स आपको उनको अवेलेबल करने हैं। ठीक है, और वो आप उनको मतलब प्रोवाइड कर दोगे। ये आपका प्लान ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, पूरा का पूरा आप रिसोर्स का मैनेजमेंट करते हो इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अब नेक्स्ट क्या है आपका रैम। रैम मतलब क्या होता है कि मतलब आप इसमें क्या है कि आपकी प्लान मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन असाइन मैट्रिक्स इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है आपका अभी रिसोर्स जो अवेलेबल होते हैं आपके उसके हिसाब से आप उसमें ये कर देते हो, मतलब असाइन कर देते हो। ठीक है,
तो मैं फिर आपके लिए यहाँ पे क्या है कि आप जो कोई भी टास्क है, अभी ये जो है रोल 1 रोल 2 ये आपके रिसोर्सेस है, ठीक है। अभी ये जो है आपने ये टास्क असाइन किए और इसमें एक फॉर्मेट होता है कि RACI, ये उनका फॉर्मेट होता है। अभी ये RACI मतलब क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल, ए इज फॉर अकाउंटेबल, सी इज फॉर कंसल्ट एंड आई इज इन्फॉर्म, ठीक है। तो टास्क 1 जो है आपने सपोज एक रोल 1 को दिया है, तो वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब ये जो है रोल 1 में जो कोई भी वो हैंडल कर रहा है तो वो टास्क 1 के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। फिर रोल 2 में वो क्या है, अकाउंटेबल है। रोल 3 में ये क्या है कि कंसल्ट कर रहा है और रोल 4 में इन्फॉर्म कर रहा है। मतलब ये चारों के चारों इसमें पूरे के पूरे असाइन हो जाते हैं इसमें, मतलब ये पूरे चारों जन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि सपोज मैंने टास्क 2 लिया, तो इसके लिए रिवर्स हो जाता है पूरा का पूरा। तो अभी आई जो है ये पहले इन्फॉर्म करेगा रोल 1 में, फिर बाद में इन्फॉर्म ही करेगा रोल 2 में, थर्ड में क्या है कि रिस्पॉन्सिबल रहेगा और 4 में क्या है अकाउंटेबल रहेगा, ठीक है। हर एक टास्क में आप ऐसे रिसोर्सेस असाइन करोगे, फिर उसके रोल जो रोल होंगे वो आपके वो चेंजेस होते जाएंगे। जैसे जैसे आप टास्क असाइन करोगे वैसे वैसे ही रोल चेंजेस होते, जैसे कि टास्क 4 में कैसा है कि अभी रोल 1 जो है उनका वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल भी है और अकाउंटेबल, ये दोनों भी 50-50% ऐसे वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर अभी इसमें क्या है कि एक टास्क में आप रिसोर्सेस का रोल चेंज हो जाता है, मतलब आपके वो जो रोल जो होते हैं वो आपके चेंजेस भी हो जाते हैं, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट क्या है आपके ये 7 क्वालिटी कंट्रोल से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप जो कहीं भी मतलब क्वालिटी चेक करते हो, इसके लिए आपके ये क्वालिटी कंट्रोल से, उसके लिए आप अलग अलग टूल्स यूज करते हो। तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम वहाँ पे हम जब हम MS ऑफिस दिखेंगे तो मतलब आपको वहाँ पे MSP में पता ही चल जाएगा कि वो क्या होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द फिशबोन डायग्राम ऑफ इशिकावा डायग्राम, मतलब ये फिशबोन डायग्राम उसे कहते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट भी वहाँ पे आता है, वो आपको प्रोसेस बताता है पूरी की पूरी। मैप चेक शीट वहाँ पे होती है, तो वो टैली शीट हम उसे कहते हैं, ठीक है। जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं व्हाइल स्टडिंग एंड एनालाइजिंग पोटेंशियल प्रॉब्लम, तो वहाँ पे वो पूरे के पूरे हमें शीट मिल जाती है। फिर उस हिस्टोग्राम में क्या होता है कि हमारा बार चार्ट वो जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है, पूरा का पूरा डाटा का हमें वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर पेरेटो डायग्राम होती है वहाँ पे, तो वो जो होती है वर्टिकल बार चार्ट में होती है, ठीक है। फिर वर्क एज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज 80/20 कॉजेस क्रिएटेड बाय मेजॉरिटी प्रॉब्लम एंड 80%, ठीक है। फिर बाद में क्या है कंट्रोल चार्ट, इट इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग कंट्रोल लेवल ओवर द प्रोसेस, ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स द ऑकरेंस ऑफ वेरिएंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है। ये कंट्रोल चार्ट भी होता है, ठीक है। फिर उसमें हम क्या करते हैं कि मतलब जो कोई भी टाइम है वो प्रोसेस हमें पूरी की पूरी यहाँ पे पता चलती है, तो फिर कंट्रोल वगैरह कैसे होता है वो हमें उस चार्ट पे मिल जाता है। स्कैटर डायग्राम एंड आई यूज टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, अगर 2 वेरिएबल्स हमारे आ रहे हैं तो वो हमें पूरे के पूरे शो उसमें स्कैटर डायग्राम में शो हो जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा कि मतलब फिर नेक्स्ट क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल थेरीज होती है हमारी। फिर ऑर्गेनाइजेशनल थेरीज में क्या होता है कि सपोज हमें कुछ मतलब अगर आपका प्रोजेक्ट डिले वगैरह हो रहा है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कुछ चेंजेस करने, इसलिए आप ऑर्गेनाइजेशनल थेरीज का भी यूज़ करते हो, ठीक है। फिर अभी बाद में क्या है कि आपका ये जो है प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है कि प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट आपका क्या होता है कि मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि व्हाट हैज टू बी कम्युनिकेटेड, ठीक है, व्हेन इट शुड बी कम्युनिकेटेड एंड टू हुम एंड हाउ इट शुड बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप क्या करोगे कि फर्स्ट जो है आपको क्या कम्युनिकेट करना है और ठीक है किसके साथ आपको कम्युनिकेट करना है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है, प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में। अब जैसे कि चाइनीज विस्पर, ये जो है ये एक मतलब गेम है, ठीक है, चाइनीज विस्पर। तो वो जो होता है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के लिए हम इसका मतलब मेजरली इसका यूज किया जाता है। अगर स्कूल में या फिर कुछ मतलब कोई भी आपका लीडरशिप डेवलपमेंट टूल में आपका ये यूज किया जाता है, स्कूल में भी यूज किया जाता है। तो इसका यूज आप क्या मतलब आप अपने प्रोजेक्ट में कर सकते हो, ठीक है, एज अ
इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी अगर एक लाइन में आप, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज एक लाइन में आप खड़े हो, ठीक है, फिर बाद में ऐसी ऐसे आपकी एक पूरी की पूरी लाइन है, इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो ये जो है ये इसकी इंफॉर्मेशन इसको सेंड कर रहा है, फिर ये जो है इसकी इंफॉर्मेशन इसको सेंड कर रहा है, फिर ऐसे ये मतलब वन बाय वन या सबको इंफॉर्मेशन वो पास करते जा रहे हैं। लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी चेंज होती जा रही है, जैसे जैसे मतलब ये जो है इसको बताएंगा वो एक्चुअल बताएंगे, लेकिन ये बाद में थर्ड को जो बताएंगा वो इंफॉर्मेशन थोड़ी स्किप कर देगा ना। जैसे पहले वाले ने बताई थी वैसे ही सेकंड वाला पर्सन थर्ड को बताएगा, ऐसे नहीं ना, कोई तो भी हमारा स्किप हो जाता है, ठीक है। तो फिर बाद में ये जो इंफॉर्मेशन जाती है कुछ तो भी कम हो जाती है, मतलब वो अलग ही इंफॉर्मेशन रह जाती है, ठीक है। तो कोई अदर क्लाइंट मतलब वो अलग ही इंफॉर्मेशन हो जाती है। तो इसके लिए हमारा प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमें क्या कम्युनिकेट करना चाहिए वो हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर सपोज कोई आपके अदर क्लाइंट है, ठीक, वो आपको सजेशन देना चाहती है या फिर उसमें कुछ चेंजेस करना, ठीक है, करने करने के लिए कहती है, तो कुछ डेवलपमेंट होना चाहती है, तो वो आप मतलब कुछ चेंजेस वो आपको सजेस्ट करने के लिए कहती है, तो आपको वो प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। आपको अगर ज़रूरत है इम्प्लीमेंट करने की तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, या हम मतलब ठीक है उसमें हम देख सकते हैं आपको कम्युनिकेशन भी कैसा होना चाहिए उसमें। तो आपको उस पर ध्यान रखना चाहिए, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, प्रॉपरली कर रहे हो या नहीं, वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है प्रोजेक्ट के रिलेटेड वो आपकी प्रॉपरली जा रही है या नहीं, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें कम्युनिकेट आपको वो प्रॉपरली करना चाहिए, ठीक है। फिर बाद में क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। अभी इसमें क्या है कि आपको प्रोजेक्ट मतलब जो कोई भी आपकी कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप, सपोज प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो अपने टीम लीडर्स को या मेंबर्स को मतलब कुछ डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या कम्युनिकेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो उनके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। अभी कुछ कम्युनिकेशन करना है और आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो टास्क कंप्लीट होने के बाद मतलब वो इंफॉर्मेशन वो सेकंड वाले पर्सन के पास पहुंच गए, ठीक है। मतलब आपके और आपके चेंजेस जो है वो पहले ही हो गए, ऐसा होना नहीं चाहिए ना, मतलब उस पर डिले नहीं होना चाहिए। सो इसलिए आप प्रॉपरली मैनेज होनी चाहिए, मतलब आपकी जो मतलब आपको प्रॉपरली कम्युनिकेशन मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आती है। तो आपकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में क्या है कि ये जो 5 टाइप के होते हैं, ठीक है इसमें। तो इसमें अर्जेंसी ऑफ द नीड फॉर इंफॉर्मेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, easy of use, प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट, सेंसिटिविटी एंड कॉन्फिडेंशियली ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो अभी क्या है, अर्जेंसी ऑफ द नीड फॉर इंफॉर्मेशन। तो अभी इसमें क्या है कि अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन अर्जेंट में मतलब किसी को सेंड करनी है या, ठीक है, तो वो जो होता है मतलब वो 2 डेज पहले मतलब वो सेंड हो जाती है, वैसे आपको टेक्नोलॉजी सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब आपको किसी को अर्जेंटली कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है तो आप व्हाट्सएप थ्रू या आप डायरेक्टली उनको कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कि आप ये चेंजेस करने वाले हो आपके प्रोजेक्ट के अंदर, ये रिसोर्सेज आपके आ रहे हैं, तो आप इससे आप हेल्प ले सकते हो, फ़ोन कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। फिर बाद में है अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर आपके पास जो कोई भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसका आप यूज़ करके आप उनको मतलब कम्युनिकेट कर सकते हो। सिंपल इसमें भी आप मोबाइल से या व्हाट्सएप से आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको लगे वैसे हिसाब से आप उनको जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से आप भेज सकते हो, लेकिन वो जो है वो दूसरों को भी समझ में आना चाहिए। आप जो जो अवेलेबल मतलब जो कोई भी आपके पास टेक्नोलॉजी है वो दूसरे लोगों को भी समझ में आनी चाहिए, वैसी वो टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। फिर बाद में क्या है, इजी ऑफ यूज़ में क्या है कि आप वो सब हैंडल करना चाहिए, मतलब सबको भी समझना है, वही इसमें आएगा, मतलब जो वो हैंडल भी करते आने चाहिए वो टेक्नोलॉजी, फिर उनको इजीली भी समझ में आनी चाहिए। फिर बाद में प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट। अभी प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट में क्या होता है कि प्रोजेक्ट कंडीशन के हिसाब से वो इन्वायरमेंट रहेगा आपका, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन उसके हिसाब से होगा ना। सपोज आप एक बिल्डिंग का मतलब एक आपका बिल्डिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है,
तो वो कम्युनिकेट होना चाहिए। लेकिन आप किसी हिली एरिया में अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो वहाँ जो कम्युनिकेशन का मतलब जो कोई भी है टेक्नोलॉजी वहाँ पे चल रही है, वही आप वहाँ पे यूज़ करोगे कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। फिर बाद में सेंसिटिविटी एंड कॉन्फिडेंशियली ऑफ द इंफॉर्मेशन, मतलब इसमें क्या होता है कि आप जो अगर कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो आप उनको पर्सनली सेंड कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अपने लेटर थ्रू आप उसको शेयर कर सकते हो। ये आपका सेंसिटिविटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन में आएगा, ठीक है। फिर बाद में क्या है, नेक्स्ट प्लान रिस्क मैनेजमेंट। अभी इसमें क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें कुछ रिस्क, मतलब रिस्क तो आते ही है ना, आपके प्रोजेक्ट में कोई भी रिस्क आ सकते हैं, जैसे कि मैनेजर्स और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में आ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स में भी कुछ कुछ रिस्क आते हैं, तो आपको वो उस लेवल पे वो अफेक्ट भी करते हैं ना, और ऑर्गेनाइजेशन जो लेवल्स जो होती है उसके ऊपर वो अफेक्ट करती है। तो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन से रिस्क आपको आ रही है, फिर आपको वो आइडेंटिफाई करनी पड़ती है रिस्क कौन सी है, और फिर बाद में आपको वो सॉल्व भी करनी पड़ती है, मतलब, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करके वो सॉल्व करनी पड़ती है कि आपको कौन सी रिस्क आ रही है आपको इसमें, ठीक है। फिर इसमें आपके 3 टाइप्स के रिस्क हैं, तो उसमें क्या है कि रिस्क टॉलरेंस है, रिस्क थ्रेशोल्ड है, रिस्क एपिटाइट है, ठीक है। ये 3 टाइप के आपके रिस्क है। तो इसमें क्या है कि अभी आपको क्या है, सपोज कि इसके आपको प्रोजेक्ट में कुछ मतलब क्या प्रॉब्लम आने वाली है, ये आपको स्टार्टिंग में ही पता चलता है, ठीक है। प्लान रिस्क रिस्पॉन्सेस क्या होती है, तो आपको ये पहले ही पता चलता है ना कि आपके मतलब प्रोजेक्ट में क्या आने वाले हैं, तो आप पहले से ही उनको मतलब आपको प्लान करना पड़ता है कि ये रिस्क आने वाले हैं, इसलिए आप उसके हिसाब से आप प्लान करते हैं, वो सॉल्व करते हैं। अगर सपोज कुछ रिसोर्सेस या रिसोर्सेस में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, कि आपको उसकी वजह से डिले हो रहा है, आपके प्रोजेक्ट में आपको वो रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको एक बैकअप प्लान भी मतलब अल्टरनेट जो है रिसोर्सेस आपको अवेलेबल करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर बाद में सपोज आपको कोई भी आपके मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर कोई ऑन द स्पॉट कोई रिस्क आई, तो उसके लिए भी आपको बैकअप प्लान्स रखने पड़ते हैं, ठीक है। फिर उसके लिए क्या क्या आप मतलब कोई अगर आपको अल्टरनेट ऑप्शंस है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। कोई भी टास्क अगर आपके ग्रुप में दे रहे हो तो उनको करना चाहिए, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपने किसी को टास्क दिया है तो उनको कंप्लीट करना ही चाहिए, नहीं किया तो वो डिले में हो सकता है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको आपको मतलब समझाना चाहिए कि आपको ये टास्क दिया है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे स्ट्रैटेजीज जो होती है वो आपने मतलब वो आपको बनानी पड़ती है, ठीक है, वो आप ही उसके अंदर आप सॉर्ट आउट करनी पड़ती है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आपको समझ में आया होगा कि आपका प्लान मैनेजमेंट कैसा होता है, तो आप इसमें रिसोर्स का मैनेजमेंट कैसा करते हैं, कम्युनिकेशन का मैनेजमेंट कैसा करते हैं, ये आपको अभी समझ में आया। कॉस्ट का मैनेजमेंट कैसा करते हैं ये आपको समझ में ही आया होगा। बाकी का सेशन जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।